हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं आनंद और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन द यूपीएससी पैटर्न। और ये एमसीक्यूज चैप्टर होंगे द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर हो, इस टॉपिक के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, जहाँ पे मैं बहुत क्विकली किंतु बहुत सटीकता से आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ में कंसेप्ट की बात भी करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि 18 जैन से हमारा बैच शुरू हो रहा है और जिनको भी प्रीलिम्स इस बार क्रैक करना है वो 6 मंथ्स का हमारे बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं, जहां पे यू गेट द टोटल प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 18 जनवरी से, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। और इसमें एनरोलमेंट के साथ साथ आप अगर चाहें तो सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट आपको मिलता है बाय यूजिंग द कोड आनंद सर। तो आप इस कोड को यूज करें और आपको इस कोड के इस्तेमाल से डिस्काउंट भी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पर ना। यदि आपका प्लान एक साल के प्रिपरेशन को लेकर है तो भी हमारा बैच 18 जैन को शुरू हो रहा है 2022 के लिए, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवरेज मिलता है विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल, डेडिकेटेड सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस, राइट। और यदि आप अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बैचेस हमारे 18 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। 18 जन से हम बैच को शुरू करेंगे, जहां पर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल। इस बैच को मैं खुद शुरू करूंगा साइंस एंड टेक के डिस्कशन से, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बैच हमारा एनसीईआरटी को फोकस करेगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। प्रेफरेंस ऐसा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक कंट्री का वर्ल्ड के बाकी देशों के साथ में जो भी लेन देन है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। उसका जो अकाउंट है, जो लेखा जोखा है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट हैं, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो अकाउंट आता है, वो लेन देन आता है जो एक साल के भीतर भीतर पूरा हो जाता है। और कैपिटल में उन बातों को रखते हैं जिनके टेन्योर एक साल से बड़े होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजैक्शन को रखते हैं जिन ट्रांजैक्शंस में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिन ट्रांजैक्शन में ऋण होते हैं, जिन ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का डिपॉजिट होता है लॉन्ग टर्म का, राइट। तो करंट अकाउंट इज अ अकाउंट जहां पर शॉर्ट टर्म के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, करंट अकाउंट में आता है। तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या फिर इनकम्स हो, किसी भी प्रकार की जो आय है, चाहे वो डिविडेंड से हो, ठीक है, चाहे वो ब्याज से हो, दे ऑल कम इन द करंट अकाउंट। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली आर अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो पूंजी खाते के हिस्से बन जाते हैं। तो पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, इसमें आपको मिलेगा ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें आपको मिलेगा ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, इसमें आपको मिलेगा द डिपॉजिट्स बाय द एनआरआईज अंडर द एफसी एनआर अकाउंट। एंड करंट में आपको मिलता है सभी प्रकार का ट्रेड, सभी प्रकार का ट्रांसफर्स एंड द इनकम इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स याद रखें हमेशा इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। यस और नो? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? इट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, आंसर इज डी। ये हिंदी में क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से कौन सा ठीक से मैच नहीं होता। यू सी फ्रेंड्स कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली हमने अभी देखा इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, राइट। किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड हो, किसमें आएगा? वो करंट में आएगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे आंसर क्या हमारा? करंट अकाउंट। तो ये पहला कथन ठीक से मैच हो रहा है। दूसरा, ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। सी होता क्या है हमने अभी देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक पार्ट है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में यू सी ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। करंट अकाउंट में आपको देखना होगा किसी भी प्रकार का इनकम, जैसे इंटरेस्ट से कमाई हुई हो, डिविडेंड से कमाई हुई हुई, सारा किस में आएगा? ये आएगा करंट अकाउंट में। तो ट्रांसफर पेमेंट्स
इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ये भी बिल्कुल ठीक से मैच हो रखा है। तीसरा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट। देखिए इन्वेस्टमेंट हमेशा किस में आता है, वो आता है कैपिटल में, तो ये कथन भी ठीक से मैच हो रखा है। अगर हम डी की बात करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होना क्या चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है करंट अकाउंट। इसका मतलब करंट अकाउंट में पोर्टफोलियो लिखा है, ये कथन गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, राइट। और जो बाकी हमारे लेन देन हैं, राइट, दे कम इन द, किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए आय है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो किसमें आएगा, वो आएगा करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड दैट इज वाई ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, करंट लिखा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें एक बार आप। एक कंट्री डेट ट्रैप में है, तो कब हम कहते हैं एक कंट्री डेट ट्रैप में है, ऋण के जाल का मतलब क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेट ट्रैप। दरअसल क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप नए लोन लेते हैं क्योंकि आपको पुराना लोन चुकाना होता है, उसे कहते हैं डेट का ट्रैप, उसे कहते हैं ऋण का जाल। तो बकाया ऋण जो आपका है, उस पर जो ब्याज आपको देना है, उसको चुकाने के लिए आप अगर नया ऋण लेते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेट ट्रैप, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर है दिस वन। आप मनी बोरो करते हैं ताकि आपको ब्याज चुकाना है पुराने लोन्स पर, इसे हम कहेंगे डेट ट्रैप। पहला कथन है कि आईएमएफ ने कंडीशन लगाई है, तो कोई ये कंडीशन लगाता ही आईएमएफ है, तो ये कोई सही उत्तर नहीं हो सकता। ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन देता है तो आप पे कंडीशन तो लगा ही लगाएगा वो। दूसरा है कि जो लेनदार हैं वो आपको लोन देने से मना करते हैं, ये इट्स नॉट ऑल्सो कॉल्ड द डेट ट्रैप। और वर्ल्ड बैंक चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी वर्ल्ड बैंक कर सकता है, किंतु ये डेट ट्रैप में नहीं आता। डेट ट्रैप का मतलब है कि आप लोन के जाल में फंसते जा रहे हैं क्योंकि आप पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन लेते हैं, उसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। तो पूंजी खाते में बैलेंस किसे कहेंगे। अब देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज किसमें आता है, ये आता है करंट अकाउंट में। एनआरआईज का जो टर्म डिपॉजिट है ये आता है कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में आती थी। टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, इसका मतलब ये डिपॉजिट किसमें आएगा, ये आएगा लॉन्ग टर्म में, कैपिटल में आएगा। तीसरा हमारे पास जो कथन है वो कहता है कंट्री के नेट रेमिटांसेस। सी रेमिटांसेस एक्चुअली आर पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है ना। तो अगर कोई कंट्री में पैसा नेट आता है बाय द पीपल हु लिविंग अब्रॉड, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटांसेस। तो रेमिटांसेस एक्चुअली एक प्रकार का ट्रांसफर है, ये कोई पूंजी का निवेश नहीं है, इसीलिए ये भी किसमें आएगा, ये आएगा करंट अकाउंट में। और टोटल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एटसेट्रा वी नो इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। फ्रेंड्स जिनको भी इस चैप्टर में पूरी क्लैरिटी चाहिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं दोपहर में 12 से 1 अभी इकोनॉमी के सेशंस ले रहा हूं, जहां पर वी डिस्कस द टोटल इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स। तो उसके क्लास के लिंक को आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके फॉलो कर सकते हैं और क्लास की इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। आनंद अनअकैडमी पे ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इस पे आप जाके ग्रुप फॉलो कर लें और क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगी जहां पर आई डिस्कस द टोटल ऑफ इकोनॉमी, जहां पर बहुत विस्तार से इन कंसेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया है और अभी हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बैलेंस इन द कैपिटल का मतलब क्या हो गया, आंसर इज बी, क्योंकि एनआरआई डिपॉजिट क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। हिंदी में भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। सी बैलेंस ऑफ पेमेंट हम जानते हैं इज अ टोटल ट्रांजैक्शन इन ऑल द अकाउंट्स, करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम रखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो किसी प्रकार का पूंजी का ट्रांसफर कैपिटल में आएगा, लोन इन्वेस्टमेंट
कैपिटल में आएगा, FIIs कैपिटल में आएगा, बॉन्ड को इशू करना कैपिटल में आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट में आएगा, और करंट कैपिटल मिल के क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर क्या होगा इसका, डी। ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये सभी प्रकार के लेन देन क्या हैं, दे कम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक देश का विदेशों के साथ में जितना भी लेन देन हो सकता है, चाहे एक्सपोर्ट का हो, इंपोर्ट का हो, लोन्स का हो, इन्वेस्टमेंट्स का हो, डिपॉजिट्स का हो, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इसमें दिया गया है, राइट। एक क्वेश्चन है कि इनमें से हमारे एक अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि लिबरलाइजेशन के बाद व्हाट इज आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कथन ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे इंपोर्ट्स में या सेवाओं के इंपोर्ट से बढ़ा है। दूसरा है कि कैपिटल अकाउंट में रेमिटेंसेस से चेंज आया है। और थर्ड इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड पोस्ट लिबरलाइजेशन, राइट। यू सी फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में हम जानते हैं कि द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड, राइट। सर्विसेज में या गुड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में गुड्स का एक्सपोर्ट कम है, गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा है, जबकि सर्विसेज में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हमारा इंपोर्ट क्या है, कम है। इसका मतलब सर्विसेज में हम पॉजिटिव पोजीशन में हैं और गुड्स के ट्रेड में हम नेगेटिव पोजीशन पे हैं। जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सर्विसेज में नेट डेफिसिट है, जबकि गलत है। सर्विसेज में हम क्या है, इन द सर्विसेज वी आर इन द नेट पॉजिटिव। तो पहला हमारा गलत हो गया, बिकॉज सर्विसेज में वी आर इन द पॉजिटिव साइड। कैपिटल अकाउंट में रेमिटेंसेस नहीं आता, बिकॉज असिस्टेंस जो है, किसी भी प्रकार का असिस्टेंस हमें मिलता है बाहर से, गिफ्ट मिलता है, एड मिलता है, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो बाहर से मिलने वाला पैसा, गिफ्ट, एड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो इसलिए कथन गलत क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट, राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट कि यस, उदारीकरण के बाद हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन पहले से अच्छी हुई है, हमारे हालात पहले से सुधरे हैं। हमारा फॉरेक्स जो पहले 1990s के समय हार्डली $1 बिलियन था, आज वो बढ़कर $570 बिलियन हो गया है। इसका मतलब यस, आवर BOP हैज इम्प्रूव्ड। तो ये कथन सही है। आंसर क्या है इसका, ए, केवल 3। तो इस क्वेश्चन में केवल ये कथन सही है। एंड आई रिपीट, जिन छात्रों को इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए हैं, दे कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। इसका लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया है, तो उस टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एंड आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, और जिसमें आप पूरा सिलेबस प्राप्त करेंगे, पूरा कवरेज होगा, और उसमें इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक के कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।